हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नेट जीआरएफ से रिलेटेड डाउट को सॉल्व करने वाले हैं और यह वीडियो नेट जीआरएफ वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो को बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट आई है वो हर्ष रावत की तरफ से आई है और उन्होंने एक सवाल लिखा था कमेंट सेक्शन में। उनका ये सवाल था कि अब जो पैटर्न बदल रहे हैं एग्ज़ाम के पेपर का, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या कुछ अपने स्ट्रेटजी में ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाए, क्योंकि उनका नेट क्लियर हो चुका है और वो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जो इसका आंसर वो भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अब हम तैयारी में ऐड कर सकते हैं जिससे जेआरएफ ईज़िली क्रैक हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूँ, इससे पहले जो पेपर हुआ था मैंने उसके पैटर्न को देखा और इस पैटर्न को देखने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी नई आई हैं जो बदलाव हुए हैं पहले के पेपर के कंपैरिजन में। तो पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। मैंने 2 बार जेआरएफ क्लियर किया है और दोनों बार की जो स्ट्रेटजी मेरी थी वो अलग अलग थी, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, जब मेरा कुछ भी नहीं था, यानी कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया था और ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में जेआरएफ क्वालिफाई किया था और तब मुझे सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और ना ही कुछ मुझे ऐसा प्रीवियस पता था। हाँ, जो भी हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में पढ़ा था, यानी कि अपने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड इतिहास के विषय में पढ़ा था, तो वो सब कुछ थी मेरे दिमाग में तब। लेकिन जो पैटर्न था, जो सिलेबस था, वो सब कुछ उसका आइडिया नहीं था। और जब तैयारी स्टार्ट की मैंने, तो मुझे प्रॉपर, अगर मैं बात करूं तो मुझे प्रॉपर 6 मंथ लगे हैं इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से समझने में, इसके लिए प्रिपेयर करने में और जेआरएफ क्रैक करने में, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो जेआरएफ की बात करूं तो मुझे 6 मंथ लगे थे, लेकिन जब मैंने दोबारा जब पेपर दिया था तो मुझे मुश्किल से 2 मंथ लगे थे, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस नॉलेज था, प्रीवियस नोट्स थे और आइडिया था कि पेपर किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके में अलग अलग डिफरेंस हैं स्ट्रेटजी बनाने में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ जो शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपने प्रीवियस जितने भी अब तक नेट जेआरएफ के वीडियो बनाए हैं मैंने, उसमें मैं एक बात आप लोगों को बोलती हूँ कि स्कोरिंग क्वेश्चन पे, किसी भी एग्ज़ाम का स्कोरिंग क्वेश्चंस जो होता है वो बहुत मायने रखता है आपके लिए बेहतर स्कोर करने में, ठीक है। तो जैसे मैं स्कोरिंग क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो इस स्कोरिंग क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के हिंट दिए हैं कि जिससे आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं और वो आपके तैयारी को बूस्ट भी करते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी जज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बदले हुए पैटर्न की बात करती हूँ। जैसे पहले होता था कि हर जितना चैप्टर है, जैसे 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर से 5-5 क्वेश्चंस कंपलसरी आते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो रखा है कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रिसर्च, जैसे अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में चीज़ें रिसर्च और आईसीटी पोर्शन या फिर आपका हायर एजुकेशन पोर्शन है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ है एज़ कम्पेयर टू आपका लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो पहले ऐसा था कि 50-50 सब जो चैप्टर्स थे उनके इक्वली वेटेज होते थे और क्वेश्चंस भी उसी अकॉर्डिंग होते थे। लेकिन अब पैटर्न बदला है और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको बहुत कम दिखाई देंगे, रिसर्च के ज़्यादा दिखाई देंगे, आईसीटी के ज़्यादा दिखाई देंगे, हायर एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई देंगे और पीपल एंड एनवायरनमेंट में जो करंट अब ऐड होने लगे हैं, ठीक है। पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी पहले बहुत ऐसा था, जो प्रीवियस जो बुक्स वगैरह में नॉलेज दे रखी है, फैक्ट्स दे रखे हैं, उसी बेसिस पे पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट अब लेटेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बदली हैं और इस अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें देखनी होंगी जब आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि अगर आपका नेट क्लियर हो चुका है तो आप अपने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप ये देखिए कि आपसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, स्कोरिंग क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो आपको सबसे पहले उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्कोरिंग क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँगी कि कौन कौन से ऐसे स्कोरिंग क्वेश्चन मैंने अपने स्ट्रेटजी में लगाए थे और मैंने उस पर ज़्यादा वर्क किया था, ठीक है। तो आप लोग भी स्कोरिंग क्वेश्चन को गलत नहीं करना है और हर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि इजी ही पेपर होते हैं, हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐसा नया ऐड होता है। और इस बार भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूँगी मैं, तो उसमें बहुत कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो मैंने देखे और उससे डरना नहीं चाहिए। और मैं यही चीज़ कहूँगी कि
बाकी जो नई चीज़ें ऐड हो रही है उस पर आप काम करते रहिए, लेकिन जो आपका प्रीवियस जो स्कोरिंग क्वेश्चन है उस पर आपको कमांड पूरी तरीके से रखना है। इसे कभी भी लाइटली नहीं लेना है कि स्कोरिंग क्वेश्चन है आपको आसानी से हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये स्कोरिंग क्वेश्चन आपका स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए या फिर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कौन सा फ्री टेस्ट सीरीज़ है, तो मैंने कहा कि मेरे टाइम पे एक ग्रेड अप ऐप था, तो उसमें जो है क्वेश्चंस आते थे वो चैप्टर वाइज आते थे, ठीक है। वो पूरी तरीके से टेस्ट सीरीज़ नहीं थे कि जिस तरीके से आपका मॉडल पेपर कह सकते हैं आप, वैसा नहीं था, और वो टॉपिक से रिलेटेड ही होते थे। तो वो सब चीज़ें मैंने दी थी। कभी कभी अनअकैडमी पे आ जाते थे फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज़, तो मैं वो भी दे देती थी। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे तो प्रिपरेशन नहीं होगा, या फिर आप उस चीज़ के लिए मतलब एक होता ना श्योर हो जाना कि हाँ अब पेपर अच्छे तरीके से दे, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज़ अगर दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो बाकी चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो बदले हुए पैटर्न की अगर बात करूँ तो मैंने देखा पेपर 1 की पहले बात करते हैं। तो पेपर 1 में मैंने देखा DI के क्वेश्चन जिससे पहले भी आते थे, 5 क्वेश्चन आते थे और वो कंटेन करते हैं 2 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन, तो उस हिसाब से 10 मार्क्स हैं आपके DI में, और वो अब भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पैसेज जो थे वो आपके अब भी रिपीट हो रहे हैं उसी तरीके से, यानी कि 5 क्वेश्चन उससे भी आ रहे हैं, तो वहाँ भी आपको 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न की बात करूँ तो वो पहले असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आते थे, अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ रहे हैं। हालांकि दोनों में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इस तरीके से अगर देखें तो इस बार मैंने देखा जो पेपर पहला वाला था उसमें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो 11 क्वेश्चंस थे, और ये मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ, शिफ्ट 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। शिफ्ट 1 में मैंने देखा स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न थे वो 11 थे, और इन 11 प्रश्नों में ICT भी था, हायर एजुकेशन भी था, आपका रिसर्च भी था। तो अब ये नहीं कह सकते कि रिसर्च से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, ICT से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ रहे हैं। इवन कभी कभी कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, उसे भी स्टेटमेंट फॉर्म में दे देते हैं। ICT में जो आपका डेसिमल टू बाइनरी हेक्साडेसिमल में चेंज करने का आता है, वो प्रश्न भी अब स्टेटमेंट पे आने लगे हैं, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से इतना तो ज़रूर पता चल गया है कि आपको DI में जो जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे उसी अकॉर्डिंग करना है, पैसेज में जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे उसी अकॉर्डिंग करना है। हाँ, लेकिन जब रिसर्च, ICT और हायर एजुकेशन की बात करेंगे या पीपल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन टॉपिक्स को आपको जो कॉन्सेप्ट है इनके बहुत डीप स्टडी करना होगा और चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इन सारे चैप्टर्स के, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, या बुक आप जो भी ले रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, उसमें एक्सप्लेनेशन ज़रूर हो, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ आंसर नहीं देखना है, हमें देखना है कि वो चीज़ें किस तरीके से गलत हो रही हैं या सही हो रही हैं, ठीक है। तो मैं कभी भी आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कह रही हूँ कि लगाने के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर दे रखा हो। इसका एक्सप्लेनेशन वाला, जब भी मैंने कहा है एक्सप्लेनेशन वाला आप ज़रूर लीजिए। उससे ये होता है कि चीज़ें जो हैं आपको और नॉलेज ऐड ऑन होती है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसके साथ आप 2-3 क्वेश्चन और इसके साथ जान सकते हैं अगर आप एक्सप्लेनेशन वाला बुक रेफ़र करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड ICT है आपका, हायर एजुकेशन है, पीपल इन्वायरमेंट है, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको थोड़ा डीप लेकर जाना होगा और चीज़ें जो हैं जो करंट से रिलेटेड हैं वो आपको ऐड करनी होगी। पेपर 1 के लिए सिर्फ यही चीज़ एक है कि आपको कॉन्सेप्ट पे पूरी तरीके से फोकस करना है, और दूसरा आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आ रही है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, चाहे वो ICT से हो या पीपल इन्वायरमेंट से हो, हायर एजुकेशन से, लेटेस्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ मैं, लेटेस्ट चीज़ें जो है वो ऐड करनी है और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न को आप एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो से या एक्सप्लेनेशन वाले बुक से देख लीजिए और उस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए मेरी तरफ से जो स्कोरिंग क्वेश्चन था वो आपका DI, पैसेज और ये स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग वाले थे। तो पहले असर्शन रीजनिंग वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इट मीन्स पेपर का पैटर्न सच में चेंज हुआ है और रिसर्च वाले जो पोर्शन हैं वो भी इसमें ऐड ऑन हो गए, पीपल इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन भी इसमें ऐड ऑन हो गए, ठीक है। तो ये बदला है एक चीज़।
पेपर 1 में, और स्कोरिंग क्वेश्चन में DI और पैसेज है, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट एंड रीजनिंग को भी अच्छे से कमांड कर लेते हैं या कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी आप स्कोरिंग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टोटल, अगर मैं 11 क्वेश्चन ना भी लूँ तो सिर्फ अगर 10 क्वेश्चन लेकर चलती हूँ तो इस 10 क्वेश्चन को भी आप स्कोरिंग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए पेपर 1 के लिए। DI और पैसेज आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आपका वो एग्ज़ाम में कभी भी गलत ना हो, ठीक है। एक होता है ना कि डाउटफुल सिचुएशन ना हो आपके लिए इन 2 क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी जो नए क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो होता ही है कि कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा देखने को। तो पेपर 1 में जो मैच द कॉलम वाला जो क्वेश्चन है वो उसको मैं काउंट इस स्कोरिंग क्वेश्चन में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर बार जो है वो पैटर्न चेंज होते हैं। कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मैच द कॉलम से या फिर 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप उसे प्रैक्टिस में रख सकते हैं लेकिन उसे स्कोरिंग क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको पेपर 1 पे फोकस करना है, DI पे, पैसेज पे और स्टेटमेंट और असेसन रीजनिंग वाला जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है, ठीक है। क्योंकि ये 10 से 11 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं तो उस पर काम करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, लेटेस्ट पे काम करना है, ठीक है। तो ये पेपर 1 था। अब पेपर 2 अगर आपका हिंदी है तो उसके लिए मैं बताती हूँ। पेपर 2 हिंदी में जो बदलाव मैंने देखे हैं वो ये हैं। पेपर 2 हिंदी में मैंने देखा कि पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते थे उसमें मैच द कॉलम 5 क्वेश्चन होते थे, ट्रू फॉल्स 5 क्वेश्चन होते थे, असर्शन रीजनिंग वाले जो प्रश्न हैं तर्क कथन वाले वो प्रश्न भी 5 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। अब जो पैटर्न बदला है उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो पैसेज पहले 2 पूछे जाते थे, अभी 2 पूछे जा रहे हैं। तो पैसेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं वो 5 पूछे जा रहे हैं। ट्रू फॉल्स वाले जो प्रश्न हैं वो कम हुए हैं और फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न थोड़ा अलग हो चुका है। वो एग्जैक्टली ट्रू फॉल्स किसी वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है, यानी कि जो चैप्टर 4 था उससे रिलेटेड हुआ करते थे ये ट्रू फॉल्स, लेकिन अब जो है वो रचनाओं से भी हो सकते हैं, आपकी जो कृतियाँ लगी हुई हैं उनसे भी हो सकते हैं और इतिहास से भी हो सकते हैं। किसी भी प्रश्न से अब ट्रू फॉल्स हो रहे हैं तो उसे काउंट नहीं करेंगे हम। मैच द कॉलम थे जो पहले 5 पूछे जाते थे अब 10 पूछे जा रहे हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन है जो अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं वो भी 5 पूछे जाते थे और अभी मैंने पैटर्न जब देखा शिफ्ट 1 का तो उसमें भी 5 पूछे जा रहे हैं। तो बदलाव यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैच द कॉलम में हुआ है, ये 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि वो एग्जैक्टली जो है वो वैचारिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो प्रश्न, तो उसे हम स्कोरिंग क्वेश्चन में फ़िलहाल नहीं रखेंगे। और अगर मैं स्कोरिंग क्वेश्चन पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में मैं स्कोरिंग क्वेश्चन देती हूँ पैसेज। 2 पैसेज जो हैं वो 2 पैसेज आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको उसमें अच्छा स्कोर करना है, एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो पैसेज वाला प्रश्न था, मैच द कॉलम वाला जो प्रश्न है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है इस वाले जो अभी पैटर्न बदल रहा है उसके लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और 10 क्वेश्चन यानी कि आपके 20 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ही हो जाएंगे। फिर से कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप करते हैं प्रैक्टिस तो उसे एक्सप्लेनेशन वाले से कीजिए, ठीक है। और जब मैच द कॉलम आपका 10 मार्क्स है तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होता है कि हर बार कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होगा। जब आप इतनी बार पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसके एक्सप्लेनेशन को, तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन वहाँ पे ज़रूर मिले। तो डायरेक्ट वैचारिक पृष्ठभूमि से भी प्रश्न हो सकते हैं, वो किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी फॉर्म में होंगे, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में होंगे या असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में होंगे, इस तरीके से नहीं है। अच्छा, अरेंजमेंट वाले जो प्रश्न हैं वो भी अब पूछे जा रहे हैं, वो टोटल 5 क्वेश्चंस थे मैंने देखे, और ये जो पैटर्न अरेंजमेंट वाला आया है वो बदला है और वो पहले के कंपैरिजन में नहीं है। अरेंजमेंट वाले जो प्रश्न थे पहले जो पूछे जाते थे वो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता था कि विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को आप इस तरीके से लगाइए, या हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं उनको क्रम में लगाइए, प्रकाशन क्रम में, उस तरीके से थे। लेकिन जो अब पैटर्न बदला है वो मैंने देखा कि एक प्रश्न था उसमें पात्र दे रखे थे और पात्र को पहले प्रकाशन वर्ष आपको जानने हैं कि वो पात्र किस उपन्यास में है और उस उपन्यास के प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग आपको उन पात्रों को अरेंज करना था। तो ये एक सवाल थोड़ा पेचीदा इस संदर्भ में भी हो सकता है कि अगर आपको पात्रों के नाम नहीं पता है कि वो किस उपन्यास के हैं तो ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रश्न आपसे
नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे भी थे, जैसे अगर मैं कहानियों की बात करूं तो पहले कहानियों से जो प्रश्न पूछे जाते थे वो कथन वाले प्रश्न होते थे, लेकिन अब जो कहानियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, जब मैंने फर्स्ट वाला अपलोड किया था, तो उसमें जो था कि हरिवंश राय बच्चन के पिताजी जो गीता का पाठ करते थे वो किस प्रकार करते थे, सस्वर करते थे या गुनगुना कर करते थे, ऐसे प्रश्न थे। तो इस बार भी मैंने ये ऐसे प्रश्न देखे हैं कि जैसे भोला राम के जीव का जो भोला राम है उसे कितने वर्ष तक पेंशन नहीं मिली थी। तो ये एक प्रश्न जो है वो इस तरीके से है कि अब आपको सिर्फ कहानियों को नहीं जानना है या विषय वस्तु को नहीं जानना है या कथनों को नहीं जानना है, आपको थोड़ा डीप स्टडी करना होगा इस संदर्भ में, और चीज़ें जो हैं वो बारीकी से पूछी जा रही हैं। तो अगर आप उपन्यासों को ज़्यादा डीप स्टडी नहीं कर सकते तो कम से कम निबंध और कहानियों और कविताओं पे अच्छे से ध्यान दीजिए, और उन प्रश्नों में, यानी कि जैसे अगर मैं ये लेकर चलूँ कि यूनिट 5 टू यूनिट 10 अगर आपका रचनाओं का है, तो यूनिट 5 में अगर आपकी कविताएँ लगी हैं तो कविताएँ वाले जो पोर्शन हैं उसको आप डीपली पढ़ें, या फिर यूनिट 6 है, यूनिट जो उपन्यास वाला पोर्शन है, या फिर जो यात्रा वृत्तांत वाले, मैं उनको डीप स्टडी नहीं करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उतना समय नहीं बच पाता है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी पढ़नी होती है। लेकिन जो चीज़ें आसान है, जैसे एक बैठक में जो चीज़ समाप्त हो सकती है, जैसे कहानी है या निबंध है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन है हीराबाई का, जो तीसरी कसम है, उसमें हीराबाई से संबंधित जो कंपनियां थी उसके विषय में पूछा गया। तो ये सब जो सवाल हैं वो देखने से मामूली लगते हैं, लेकिन जब प्रश्न गलत हो जाता है तो फिर अफसोस भी होता है कि हमने कहानी पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा ध्यान देते तो ये सवाल सही हो सकता था। ठीक है, तो रचनाओं को लेकर मैं यही कहूँगी कि जो रचनाएँ एक बैठक में समाप्त हो सकती हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, और जब आप रचनाएँ पढ़ रहे होते हैं तो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये सवाल बन सकते हैं उन्हें आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। और एक और चीज़ जो ऐड करना चाहूँगी, जैसे कविताओं में पूछा गया कि नागार्जुन की कविताओं में किसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, किन किन पात्रों का उल्लेख है आया है उसमें। तो ये सब कविताएं हम लोग सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं और ये सोचते हैं कि बस इसका भावार्थ पूछा जाएगा। तो अब जो सवाल है वो थोड़ा बदल रहा है, और ये सब कुछ पैटर्न जो है वो बदल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल स्कोरिंग क्वेश्चन की बात करूं पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए मैं पैसेज को लेती हूं 2 पैसेज के लिए, एक मैथ्स कॉलम के लिए। अगर आप स्टेटमेंट वाले प्रश्न यानी कि वैचारिक पृष्ठभूमि वाले जो प्रश्न हैं उससे रिलेटेड जो है वो आप अगर अच्छे से पढ़ लें तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपका स्कोरिंग क्वेश्चन में ऐड हो सकता है। अगर आप चाहें तो उस पर काम करके उसे स्कोरिंग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि वाला जो प्रश्न है वो चीज़ें जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, उसका सिद्धांत आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो वो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ें ये हैं कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करूँ तो मेरे हिसाब से स्कोरिंग क्वेश्चन निकलते हैं DI पैसेज, यानी कि पैसेज अगर मैं लूँ तो 3 पैसेज हैं आपके पास। एक और चीज़ जो है वो मैथ्स द कॉलम है, वो पेपर 2 का है। असर्शन रीजनिंग की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन हैं असर्शन रीजनिंग के, वो पेपर 1 के लिए हैं, और उसमें 4 चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड और ICT, हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट। के अलावा जो चीज़ मैं मुझे लगता है कि जो बदलाव आया है वो ये कि पेपर का पैटर्न तो बदला है, लेकिन हमारे पढ़ने के तरीके में भी बदलाव आया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग खुद उस चीज़ को मानिए और ये खुद से सवाल कीजिए कि अपनी ईमानदारी से वो चीज़ आप देखिए कि क्या इस एग्ज़ाम को जितना समय देना चाहिए आप लोग उतना इस एग्ज़ाम के लिए समय दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक सवाल मेरा आप लोगों से है, और ये चीज़ आप खुद एनालाइज़ कीजिएगा कि जब आप पहले तैयारी करते थे उसके कंपेयर में अब जो तैयारी हो रही है उसके लिए हम उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कोई एग्ज़ाम अगर है तो उसे अगर हम सिर्फ इस संदर्भ में देखें कि कोई बच्चा उसका दो मंथ में क्रैक कर रहा है या फिर 1 मंथ में क्रैक कर रहे हैं, इस तरीके से वीडियोज़ अगर आते हैं तो आप लोग भी यही सोचते हो कि 2 मंथ में वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले टाइम मुझे 6 मंथ लगे हैं, प्रॉपर 6 मंथ लगे हैं, और दूसरी बार मुझे सिर्फ 2 मंथ लगे। ठीक है, तो 2 अगर अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊँ तो 2 मंथ जिसमें लगे हैं उसमें पहले से मेरे पास सब कुछ प्रिपेयर था, मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा था। हाँ, बस एक था कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा कमांड करना पड़ा दोबारा में। तो ये चीज़ें होती हैं अगर आप पहले प्रिपेयर कर रहे हैं और बाद में प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिनका नेट क्लियर हो चुका है और जो JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
उनको सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो अपने प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखिए, वहीं से आपको आपकी कमी पता चलेगी। और जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ लूप होल्स हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और जो स्कोरिंग क्वेश्चन है उस पर पूरी तरीके से कमांड कीजिए, ठीक है। मैं यही चीज़ कहूँगी कि जब पेपर बदल रहा है तो कुछ चीज़ें वही हैं, ठीक है, नया कुछ थोड़ा बहुत ऐड हो रहा है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जो बिग अमाउंट में है वो मुझे लगता है वो चीज़ें वही हैं, बस सिर्फ देखने की ज़रूरत है। आप पैटर्न को उस हिसाब से देखिए, ठीक है। चीज़ें नहीं हुई ऐड हुई हैं तो उसे मैं मना नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं इस चीज़ के लिए डिनाई कर रही हूँ कि पेपर पैटर्न नहीं बदला। हाँ, शायद हो सकता है अगर मैं भी ये पेपर दूँ तो शायद मेरे लिए भी ये चैलेंजिंग होगा ये पेपर, लेकिन तैयारी उस हिसाब से कीजिए। और जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसे कम से कम गलत नहीं करना है बस, ठीक है। और नई चीज़ें जो हैं वो सीखते जाइए और प्रीवियस पैटर्न से उन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं ये कहूँगी, कभी भी इस तरीके से काम मत किया कीजिए आप लोग कि जैसे अगर प्रीवियस पेपर किसी बुक से पूछ लिया गया तो अब हम उस बुक को लेकर बैठ गए, ठीक है। इस तरीके से कभी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है सवाल फिर दूसरे बाहर जब आप अपेयर करें तो उस बुक से ना आए, तो किसी बुक को तुरंत रेफ़र नहीं करना है। हाँ, चीज़ें ये हैं जो मैंने आपको बताया कि जैसे गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे से हैं, वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, इतिहास के पोर्शन का। बाकी जो नई किताबें हैं जो मैंने आपको नेट जीआरएफ से रिलेटेड किताबें बताई हैं, उन किताबों को ध्यान से पढ़िए और उन्हीं पे काम कीजिए। तो लास्टली सजेशन यही है कि स्कोरिंग क्वेश्चन पे काम कीजिए। पैटर्न अगर बदला है तो आप अपने प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखिए कि कहाँ गलती हो रही है। इसके साथ ही आपको जो ऐड करनी है चीज़ें, वो पेपर 1 में थोड़ा कंसेप्ट को डीपली पढ़ना होगा, और जो पेपर 2 है उसमें जो आपकी रचनाएं लगी हुई हैं, अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो मैं नहीं कह रही कि उपन्यासों को बहुत डीप से पढ़िए, लेकिन जो चीज़ें हैं वो जो आपसे पूछा जा रहा है, जो सवाल वो भोला राम का जीव और हीराबाई तीसरी कसम से पूछे जा रहे हैं, तो ये सवाल जो है वो डीप अगर कहानियों से पूछे जा रहे हैं तो वहाँ मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मेहनत कर लेना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। यानी कि कहानियों में मेहनत कर सकते हैं, निबंध में मेहनत कर सकते हैं, उपन्यासों के लिए मैं भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहानी, निबंध और कविताओं को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िए। और ये एक चीज़ थी जो मुझे ऐड ऑन करनी थी इसमें। और कोई अगर सवाल आप लोगों के मन में हो इससे रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है मैंने अपने साइड से ये सब चीज़ें बता दी हैं। और पैटर्न बदला है, मैं नहीं कि ये कह रही हूँ कि नहीं बदला है, पैटर्न बदला है, लेकिन चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें अभी वहाँ पे है जिस पे आप काम करके इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन से घबराइए नहीं कि ऐसे सवाल पूछे जाने लगे हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वो थे सवाल। और जैसे अगर मैं पात्रों की बात करूं तो वो चीज़ें हैं कि वो थोड़ा डरा देती हैं कि एग्ज़ाम अब टफ होने लगा है, लेकिन जो चीज़ें पहले जैसी हैं उस पर ज़्यादा काम कीजिए। तो ये वीडियो नेट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा था कि यानी जिनका नेट क्लियर हो चुका है उनके लिए ये सजेशन था, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी सवाल हो आप लोगों के मन में हो अभी भी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं यहीं पे आंसर कर दूँगी आप लोगों के लिए।